होगा ये देखिएगा। हमें अब क्या करना है, आप ये देखिएगा कि एक तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना ADE, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल आप ये देखिए, ये जो DE लाइन है ये हमने ड्रॉ कर दी, BC के पैरेलल ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अच्छा, प्रूव क्या करना है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो इस कहानी पर बाद में आएंगे, मुझे यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। तो जब हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ये ऐसे, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। तो हमारे पास ये वाली साइड हो गई A, ये वाली साइड हो गई B, ये वाली साइड हो गई C, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है ये हो गया AD, ठीक है। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई आप सिर्फ इतने का एरिया बताओ, सिर्फ इतने का ADC का, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई, अब जो हाइट है ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं ये परपेंडिकुलर ही हाइट होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट की जगह तो आप परपेंडिकुलर लिख देंगे, AD लिख देंगे। और ये जो बेस है, बेस कौन सा लेंगे, सिर्फ उतना जितना आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए उतना चाहिए। तो आप ये देखिए, जब आपको ADC का एरिया चाहिए तो फिर आपको DC बेस जो है वो आपका DC बन जाएगा, ठीक। तो हमने ये कह दिया बेस हो गया DC, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एरिया आप बताइए ट्राइंगल ABC का, अगर पूरे ट्राइंगल ABC का, ये क्या था, ये ADC का मतलब सिर्फ इतने का एरिया था। अगर मान लो पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है, ठीक, पूरे का एरिया बताना है, तो जो हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर से वही हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो आपका सेम रहेगा, परपेंडिकुलर यानी कि AD, ये तो रहेगा सेम। लेकिन अब बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे ABC का निकालना है तो ABC में पूरा का पूरा BC इंक्लूड होना चाहिए, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, BC। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक अलग टाइप की भी चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचें किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप ही ना कर पाए तो कैसे होगा, तो भी एरिया निकलता है उसका, वो कैसे, ये वाला मिटा दो बीच का, ये तो पता होगा वैसे आपको। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। किसी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉप ही नहीं हो पा रहा है, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, तो उस पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉप नहीं हो पा रहा। मैं कहाँ से ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, A से ड्रॉप करूँ, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो बाहर ड्रॉप हो जाएगा, वो BC पर ड्रॉप ही नहीं हो पाएगा परपेंडिकुलर। वही BC पर ड्रॉप करूँगा, मान लो मैं A से बनाता भी हूँ लाइन, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जहाँ पर ड्रॉप हो, जहाँ पर गिरे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई A से परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप हो रहा है। अगर ये BC थोड़ा सा लंबा होता, ऐसे होता, थोड़ा इस तरफ होता, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता था बड़े आसानी से। तो परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, चाहे वो BC पर ड्रॉप हो, चाहे BC प्रोड्यूस्ड पर ड्रॉप हो, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको आपने D बोल दिया। एरिया of triangle ABC is equal to half base into height is equal to half। अब आपको एरिया किसका निकालना है, ABC का निकालना है। तो A से आप परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं,
आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं BC प्रोड्यूस्ड पर, ठीक है, BC पर तो नहीं कर रहे ना, BC प्रोड्यूस्ड पर कर रहे हैं। तो BC प्रोड्यूस पर कर रहे हैं तो जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाता है वही आपका बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपने किस पर ड्रॉप करा था, BC पर। BC पर करो या BC प्रोड्यूस पर करो, एक ही बात है। तो BC पर ड्रॉप करा तो बेस तो हमारा हो गया BC एंड हाइट विल रिमेन दिस AD, हाइट हो जाएगा AD। तो अगर कहीं पर ऐसा हो कि हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, समझ गए। तो अब आप ये देखिएगा, ये निकल गया ट्राइंगल ABC का एरिया। अब इसी तरीके से अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आप ADC का एरिया निकालो, ADC का मतलब इस पूरे का एरिया निकालो, तो फिर क्या होगा, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया। तो आप ये कहेंगे ठीक है, जब ADC है तो फिर आपको बेस में अब BC लेना है। पहले ABC था तो आपने बेस को BC ले लिया, बस, समझ गए कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, बताओ भाई। अच्छा क्या चीज़, दोबारा देख लो भाई, जिस पर भी, जैसे मान लीजिए हमको एरिया निकालना था ABC का, तो ABC का, तो फिर इस वजह से मैंने बेस में BC लिया क्योंकि मैं BC की तरफ परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। अब चाहे वो BC पर पड़े चाहे BC परपेंडिकुलर पर पड़े, तो मतलब BC प्रोड्यूस पर पड़े, तब भी बात एक ही रहती है। तो BC पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पॉसिबल ही नहीं था, तो BC प्रोड्यूस्ड पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, तो वो हो गया AD। तो परपेंडिकुलर इज योर हाइट, तो हाइट की जगह तो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया यानी कि AD, और बेस आपने क्या लिया BC, तो बेस की जगह आपने BC डाल दिया। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे बोला जाता कि आप ट्राइंगल ADC का एरिया निकालो, तो ADC का अगर एरिया निकालना होता, एरिया ऑफ, फिर DC को बेस लेते हैं, बस फिर DC को बेस लेते हैं, तो DC आपका बेस हो जाता और AD हो जाता परपेंडिकुलर। इसी तरीके से आप ये सोचिए कि इधर मान लो कोई एक और जो है वर्टेक्स है E, और आपसे कोई कहे नहीं भाई AEC का निकालो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जो EC है, इस EC पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है ना, ये वाला, तो अब क्योंकि AEC है तो बेस की जगह अब BC आ जाएगा और हाइट यही रहेगा AD, हाफ EC इंटू AD, समझ गए। तो जो जिस हिसाब से हम बेस लेते हैं, बस उसी हिसाब से हमारा बेस तो बार बार चेंज होता चला जाता है, और जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर सेम रहता है। तो सर आप एस्टिमेट कैसे करते हैं लेंथ जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे, वो हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया कि भाई BC है, तो हम BC को पूरा लंबा जहाँ तक बना सकते हैं, जितना बड़ा पेज है उतना लंबा बना लेंगे, ठीक है, तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है, थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है देख करके भाई परपेंडिकुलर यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। आइडिया कैसे लगेगा, प्रोटेक्टर से, ठीक है ना, पेंसिल से बना लो, एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको इरेज कर दो, मिटा दो। तो सर फिर क्या वही रखेंगे भाई जैसे मान लीजिए, जैसे ये वाले, अब मैं ट्राइंगल्स की जैसे बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो मैंने अंदाजे से ड्रॉप करा है, यहाँ पर कोई हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना, तो आप अंदाजे से ड्रॉप करोगे, ये वाला साइन लगा दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, बस। जैसे BC की कोई लेंथ दी होगी, हाँ। जो सेंटीमीटर या किसी भी इसमें दी हाँ, होगी हाँ। यूनिट में, तो सर वो जो है हमारा जो प्रोड्यूस्ड है BC, तो उसकी क्या हम लेंगे? जो BC हमने प्रोड्यूस कराया आगे उसको कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें जब ट्राइंगल का एरिया ही ABC का निकालना है तो मुझे बस BC वाली लेंथ से मतलब है। अगर मान लीजिए वो बोलेंगे कि नहीं आपको ADC का निकालना है, तो फिर वो ये एक्स्ट्रा लेंथ देंगे, आप वो बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ, वो वैल्यू दी जाएगी, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ बताई क्यों जा रही है वो मैं बताता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जो हमारा बेस होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि एरिया किसका निकाला जा रहा है। यहाँ पर BC था बेस, तो इससे ये डिसाइड हो गया कि ट्राइंगल ABC का एरिया है। यहाँ पर DC था बेस, तो इससे ये डिसाइड हो गया कि ADC का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ EC है तो EC से ये डिसाइड हो गया कि एरिया जो है वो किसका निकाला जा रहा है, AEC का। हर केस में आप ये देखिए AD आपका जो परपेंडिकुलर है इट इज रिमेनिंग द सेम, परपेंडिकुलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम, क्लियर है, ठीक। उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर ADE का एरिया निकालूंगा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो अब आप बताइए ADE का एरिया जो है, अगर मान लीजिए मैंने बेस मान लिया AD को, ADE का एरिया निकाल रहा हूँ, अगर मैंने बेस मान लिया AD को, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? हाँ NEIN एक ही बात है, ठीक है। तो हाफ AD इंटू EN, पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। मैंने एरिया निकाल लिया ADE का, फिर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ इसका, फिर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ DEB का, ये है DEB, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया निकालना चाहता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, तो ये क्या होगा, इसमें जब मैं DEB निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं DB को ले लूँ बेस, तो हाफ DB, अगर मैंने DB को बेस ले लिया, आप ये देखिए DB को बेस ले लिया, तो E से इस DB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। E से DB पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है, हाँ DB प्रोड्यूस्ड पर जरूर हो रहा है EN, ठीक है। तो आप EN ले लो परपेंडिकुलर पे, हाफ DB इंटू EN। तो जो बेस होता है, बेस ये डिसाइड करता है कि किस ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है। आप ये देखिए कि अगर मैं बेस ले लेता BM, हाफ बेस यानी कि BM मल्टीप्लाइड बाई EN, तो ENB का एरिया निकल जाता। अब मैं बेस ले रहा हूँ सिर्फ इतना DB, ठीक, तो एरिया किसका निकलेगा EDB का। क्यों? क्योंकि DB को तो मैंने बेस ले लिया, तो जो बचा हुआ 3 वर्टेक्स होते हैं ना ट्राइंगल में, तो DB को तो मैंने बेस ले लिया, तो जो बचा हुआ तीसरा वर्टेक्स है वो क्या है E। तो E से आप DB पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन DB प्रोड्यूस्ड पर तो कर पा रहे हो ना। तो ये EN जो है आपका परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा, तो अल्टीमेटली एरिया निकलेगा ट्राइंगल EDB का। समझ गए? क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? इसीलिए वो जो 2-4 चीज़ें बताई गई थी वो इसीलिए बताई गई थी, ठीक है। तो अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, अगर ये कैलकुलेट करें, क्या दूँ अभी, चलो करिए। देयरफॉर एरिया को शॉर्ट में AR लिख देते हैं, और फिर ऑफ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, AR, और ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिख दीजिए ट्राइंगल ADE। इसका मतलब ही क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन AR यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। हाफ मल्टीप्लाइड बाई AD इंटू EN अपॉन हाफ मल्टीप्लाइड बाई DB इंटू EN। EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ED अपॉन DB, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है? आयुष्मान, सुभान, रिदम, यस सर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए इसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ADE का एरिया निकाला था, इस ADE का एरिया दोबारा निकालते हैं। हम निकालेंगे अलग तरीके से। अब आप क्या करिए, अब आप जैसे पहले आपने बेस को क्या माना था, AD माना था, अब आप बेस को मान लो AE, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, ठीक है। पहले आप निकाल रहे थे इधर का लेफ्ट साइड वाले का, अब आप निकालेंगे राइट साइड वाले का। तो आपने क्या करा कि AE को बेस मान लिया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया DM। हाफ AE इंटू DM, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करिए, अब आप देखिए जैसे आपने ये निकाला था, आपने लिया था डी ई बी का एरिया, अब क्या करो डी ई सी मतलब इधर वाले ट्राइंगल का ले लो एरिया, पहले इधर वाले ट्राइंगल का निकाला था, अब इधर वाले ट्राइंगल का निकाल लो, ठीक है। तो आप क्या करिए एरिया ऑफ, और ये प्रोसीजर याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कम से कम 8 या 10 बार अलग अलग सालों में 8 या 10 बार सीधा सीधा प्रूफ पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, अब डी ई सी में अगर मैं बेस ले रहा हूँ ई सी को, तो हाइट किसको दूंगा बताओ, बताइए हाइट किसको देंगे। अगर मैं बेस ले रहा हूँ ई सी को, तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा डी, तो डी से ई सी पर परपेंडिकुलर तो ड्रॉप नहीं हो रहा, लेकिन ई सी प्रोड्यूस्ड पर जरूर ड्रॉप हो रहा है डी एम, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया डी एम हो गया, ठीक है। Therefore, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया। उसके बाद देखिएगा फिर हम क्या करेंगे जैसे ये DEC है, तो DEC में हम ना ये कहेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। DEC का एरिया DEB के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, आप ये देखिएगा कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, और DEC ऐसे बन रहा है, DEB ऐसे बन रहा है और DEC ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स DEB और DEC ये क्या हो गया, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। उन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। याद है नहीं याद है, देखिए अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि DE और BC ये दो पैरेलल लाइंस ले रखी हैं, तो ये 9th क्लास की थ्योरम है कि जब भी कभी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो वो जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनमें अगर कोई एक साइड कॉमन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेम बेस। ये बेस सेम हो गया, आप देखो ना कि DEB, तो DEB है एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है DEC, तो इन दोनों में बेस क्या है, कॉमन DE है ना, और दोनों ही ट्राइंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, DE और BC के बीच में बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है DEB और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है DEC, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। ये एक थ्योरम है 9th क्लास की, आप समझ लीजिए मुश्किल से 2 या 3 थ्योरम्स का इस्तेमाल होगा। आपके मन में ये बात आ सकती है कि 9th की कई थ्योरम्स ऐसी हैं जो अब हमें याद नहीं है, तो 2 या 3 थ्योरम्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल होगा, वो मैं हाथ के हाथ आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। उसके अलावा पूरी 10th में और ज़्यादा 9th की थ्योरम्स का यूज़ नहीं है, जहाँ होगा वो मैं बता दूंगा। 2 या 3 थ्योरम्स हैं बस, ठीक है। तो वो सारी थ्योरम रिकॉल करना कि वो अभी दिमाग में आ रहा होगा नहीं भाई वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी था और सर्कल्स भी था, तो मुझे तो वो थ्योरम सारी याद नहीं है, तो वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, क्वेश्चन में लिखवाता रहूँगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ट्राइंगल्स on the same base, triangles on the same base and between the same parallels, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. Triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. तो यहाँ पर सेम बेस क्या है, DE, here सेम बेस is DE
same parallels are DE and BC, same parallels are DE and BC. तो DE लाइन और BC लाइन दोनों की दोनों, अगर मैं ट्राइंगल DEB की बात करूँ तो यहाँ पर भी DE और BC के बीच में बन रहा है ये, DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में। और अगर मैं DEC की बात करूँ तो ये वाला ट्राइंगल भी DE और BC के बीच में बन रहा है। तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये वाला ट्राइंगल भी DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में, ये भी DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में, और दोनों में बेस सेम है, दोनों की एक कॉमन साइड है DE, तो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इस वजह से बोला जाता है। क्लियर है? ये दोनों के एरिया इक्वल हो गए, तो इस वजह से मैं इस वाले को क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ triangle ADE upon area of triangle DEC is equal to AE upon EC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये जो DEC है ना, सॉरी इसको DEC को आप DEB लिख लो आप, क्योंकि DEC और DEB दोनों एरिया इक्वल है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड यही है ADE अपॉन DEB, और यहाँ पर भी ADE अपॉन DEB अगर हो जाएगा तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखिएगा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी इसमें। ठीक है, अब 2 मिनट वेट करिए, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है ना, इसका प्रूफ एज इट इज़ आपको याद रखना है। प्रूफ जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है, और जो प्रूफ है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब
बस आपको ये थ्योरम याद रखनी होगी कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन द थर्ड साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक, एक तो ये है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इफ इन अ ट्रायंगल देयर इज वन साइड विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड देन द अदर टू साइड्स आर बीइंग डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जैसे AD अपॉन DB पहली वाली साइड का रेशियो हो गया, तो AE अपॉन EC दूसरी वाली साइड का रेशियो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरम है। उसके अलावा इस थ्योरम का कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या है वो देखिएगा। उसको लिखिएगा थ्योरम 2। कन्वर्स वैसे कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। थ्योरम 2 लिखिएगा। थ्योरम 2 में है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो if a line divides any two sides of a triangle in the if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पर हम ये क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल हमने ले लिया। पहले अभी इस थ्योरम को समझने की कोशिश करना है। और यहाँ पर ना इधर ब्रैकेट में लिख लेना कन्वर्स ऑफ DPP, शॉर्ट में DPP बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहली वाली थ्योरम थी उसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब उल्टा। कैसे? इधर ABC, ये ट्रायंगल हो गया ABC, और एक साइड दे रखी है DE। तो इससे पहले वाली थ्योरम में क्या दे रखा था कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, एक चौथी साइड डाल दी जाती है उसके अंदर DE। अगर वो DE इन तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल है तो DE BC के पैरेलल है, तो बची हुई 2 साइड्स जो हैं द रिमेनिंग 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। अब कन्वर्स क्या है, उल्टा क्या है? मतलब मैंने यहाँ पर क्या प्रूव करा था पहली वाली थ्योरम में कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करा था। और ये दे रखा था कि DE इज पैरेलल टू BC, ये दे रखा था। अब उल्टा है क्या कि हमको ये दे रखा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये हमको दे रखा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। आपको उल्टा करना है, पहले DE BC के पैरेलल दे रखा था और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना था। अब उल्टा है, गिवन है इस बार, गिवन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज कर रहा हूँ, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को मैं यूज कर सकता हूँ प्रूव करते टाइम, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जब हम ये कहेंगे कि जैसे एक साइड है BC, तो BC अगर एक साइड है तो BC के पैरेलल कोई एक लाइन BC के पैरेलल तो होगी,
कोई भी एक लाइन अगर मान लीजिए डी से गुजरने वाली कितनी लाइंस हैं जो बीसी के पैरेलल हो सकती है? किसी एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन कितनी हो सकती हैं जो बीसी के पैरेलल हो सकती है? सोच कर बताओ। अच्छा वैसे ही बताओ, जैसे वैसे ही एक लाइन है बीसी है, बीसी के पैरेलल वैसे ही बताइए कितनी लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती हैं भाई। बीसी के पैरेलल आप कहेंगे एक मैं यहाँ बना लूँगा, 2 3 4 5 6 हज़ार करोड़ लाख कितनी भी बना लेंगे हम लाइनें। तो हम ये कहेंगे कि एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये। लेकिन एक लाइन के पैरेलल किसी एक पॉइंट से गुजरने वाली, फॉर एग्जांपल डी से गुजरने वाली एक ही लाइन होगी जो पैरेलल होगी, वो इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हम ये करेंगे, एक लाइन बना लीजिए ऐसे, इस पॉइंट को बोल दीजिए डी ई डैश, और फिर ये कहिएगा यहाँ पर ये कहिएगा, लेट अस सपोज प्रूफ, लिखिएगा प्रूफ let us suppose that there is a line DE dash parallel to BC। हमने ये मान लिया कि कोई एक लाइन है, DE नहीं है, DE डैश है जो कि BC के पैरेलल है, ये हमने मान लिया। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर मुझे किसी ट्रायंगल में एक लाइन मिल जाए जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो फिर तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन DB will be equal to AE dash upon E dash C। AE dash upon E dash C, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा इट इज गिवन दैट AD upon DB is equal to AE upon EC, इक्वेशन नंबर 2। तो AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C, ये हमने करा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करते हुए। हमने ऐसा सपोज कर लिया, ऐसा हमने मान लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है। वो तो हमको प्रूव करना है, उसको तो बाद में देखेंगे। हमने कहा कि फिर डी से गुजरने वाली कोई लाइन तो पैरेलल होगी, एक लाइन तो कम से कम होगी ही पैरेलल, एक ही लाइन तो होगी पैरेलल किसी के। तो मैंने ये कहा कि BC के पैरेलल वो जो एक लाइन होगी डी से गुजरने वाली, वो DE नहीं है, वो DE डैश है। हमने ये मान लिया। अब जब DE डैश BC के पैरेलल है, तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो इधर भी AD अपॉन DB है और ये आपको दे रखा था। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्चुअली कन्वर्स आई ही BPT के आने के बाद है, इस वजह से वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते थे उसको। समझ गए? तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मुझे इक्वेट करना है। तो ये क्या हो गया, AE डैश
अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये बन गया। ठीक है, अब लिखिएगा एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए। एड वन ऑन, ये मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, एड वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक वन ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा देखिएगा, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन ऐड करा तो ई डैश सी इधर आ जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, समझ गए? एलसीएम दे रहे हैं तो ई डैश सी इधर वन से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब जरा चेक करो, अगर मैं ए ई डैश और ई डैश सी इन दोनों को ऐड कर दूँ तो पूरी लंबी लाइन बन गई ए सी, ए ई डैश में ई डैश सी को ऐड कर दिया तो ए सी बन गया। अपॉन ई डैश सी, ऐसे ही ए ई प्लस ई सी अगर कर दिया जाए, ए ई प्लस ई सी अगर ये कर दिया जाए तो बी ए सी बन जाएगा। इसके भी न्यूमरेटर में एसी है, इसके भी न्यूमरेटर में एसी है, कैंसिल आउट हो गया। तो इधर वन बचा, इधर वन बचा, वन अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। उन्होंने ये बोला कि ई डैश सी की जो लेंथ है ना और जो ई सी की लेंथ है, दोनों लेंथ सेम है, ये दोनों लेंथ सेम कब हो सकती हैं? अगर ई और ई डैश कोइंसाइड कर जाए, अगर ई और ई डैश सेम हो, अलग अलग पॉइंट्स ही ना हो। मेरी बात समझ में आ गई भाई? आप ये देखिए कि यहाँ पर तो ई और ई डैश में गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो गैप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ई सी की लेंथ और ई डैश सी की लेंथ इक्वल तो नहीं हो सकती किसी भी तरह से, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ई डैश सी और ई सी इक्वल हो गया। इसका मतलब जो मैंने सपोज करा था, मेरा जो सपोज जो हमने करा था वही हमारा गलत है। ठीक है, हमारा अजम्पशन इज रॉन्ग। तो आप ये लिखिएगा यहाँ पर, इट इज ओनली पॉसिबल, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? दोबारा बोलो क्या? सर इस स्टेप में हम सी को सी से कट नहीं करेंगे। नहीं बेटा, ये तो ई डैश सी का मतलब ये पूरी लेंथ हो गई ना, ई डैश और सी मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है आपस में, कोई नंबर थोड़ी है ये। ई डैश सी का मतलब क्या हो गया? पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से ई सी का मतलब पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? यस हाँ, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पॉइंट्स E dash and E it is only possible when the points E dash and E coincides. When the points E dash and E coincides, therefore our assumption was wrong. That is DE dash parallel to BC means DE is parallel to BC। और ये हो गया E और E dash कंबाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब E और E dash अलग अलग है ही नहीं। इसका मतलब E और E dash अलग अलग है ही नहीं। तो हमने जो ये अजम्पशन लिया था कि एक नई लाइन मान लो DE dash को, वो BC के पैरेलल होगी, तो
तो वो हमारा एजम्पशन गलत था भाई, वो ई डैश डी ई डैश कोई अलग लाइन होगी ही नहीं, वो डी ई ही होगी, वो डी ई ही होगी, क्योंकि ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट ही नहीं है। तो जो डी ई डैश को बी सी के पैरेलल माना था, बेसिकली वो डी ई ही बी सी के पैरेलल है, समझ गए। तो इस वाले क्वेश्चन को, इसको जो ये तरीका है ना, इसको प्रूव करने का, इस तरीके को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से प्रूव करा। दोनों के ही प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास आर डी शर्मा हो ना, तो जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है, तो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में आप ये देखना है, शायद चैप्टर नंबर 7 या 8 दे रखा है उसमें, तो उसमें आप ये देखना कि शुरुआत के 3-4 पेजेस के बाद में उन्होंने यही 2 थ्योरम्स दे रखी हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ पूरा, और उसके कन्वर्स का प्रूफ। तो दोनों के आगे CBSE 2011, 2012, 13, 14 हर साल आता है ये क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आंख बंद करके रट के चले जाओ, ये आता ही आता है पेपर में, आपको करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एज इट इज, जो दोनों थ्योरम्स हैं इन पर मेंशन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन सीधा सीधा ये थ्योरम प्रूव करना भी आता है, ठीक है। तो दोनों ही थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपका जो ट्राइंगल्स का टेस्ट लूँगा, स्कूल में भी जो आपके टेस्ट होंगे उसमें ज़रूर पूछी जाएंगी ये वाली थ्योरम्स, दोनों ही, ठीक है। चलिए आज इतने करते हैं, बाकी कल देखते हैं। और मैं ये डेट्स ना आपको अभी फ़ोटो खींच के भेज दूँगा ताकि आपको याद रहे, ये जो डेट्स हैं इन दिनों में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस दौरान का जो भी लॉस होगा, आपने देखा भी होगा कि ये अभी कल संडे गया था, कल भी पढ़ाया था, उससे पहले वाले संडे भी पढ़ाया, आगे भी जो संडेज आएंगे उनमें क्लासेस लूँगा आपकी, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर सब लॉस आपका कवर अप हो जाएगा इन 6 दिन में, ठीक है। और भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो बता देना मेरे को, मैं कैसे भी टाइम निकाल के करवाऊँगा। सर उससे जो वो सिक्की फॉर्मूला है आप एक बार कल करवा देंगे, क्योंकि वो मुझे हॉलीडे देने के लिए। अच्छा ठीक है, कल मैं सुबह देखता हूँ बेटा फिर, ठीक है। चलिए मुझे आज ना रात को 8-9 बजे तक एक बार मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ताकि याद रहे मुझे, ओके, ठीक है। चलिए ओके ओके थैंक यू सर। ओके ओके।